आप सभी को प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। और इंडियन पॉलिटी एक वीडियो में हम लोग खेल खत्म करेंगे। इसी तरीके से हमने आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री, चाहे मॉडर्न हो, मिडिवल हो, चाहे एंशिएंट हो, नीचे लिंक दिया होगा। उसी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी हमने फिनिश कर रखा है। इस सीरीज में ये आपका वीडियो जो है आपका पॉलिटी के ऊपर होने वाला है, तो ध्यान से देखना है। हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये आपके अपकमिंग एग्जाम में भी आते रहेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं और ये वो वन लाइनर है जो आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, और ये टोटली अपडेटेड है, जो नया स्पीडी आया है। ठीक है, सो देखिए मेहनत तो लगती है, तो बस आपका इतना सपोर्ट चाहिए कि आप जब हम वीडियो बनाते हैं तो एक शॉट में आप ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि हम भी एक शॉट में इसको बनाने वाले हैं। 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा। पानी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पानी पी के तो आप भी पानी वानी पी लीजिए और एक शॉट में आपको ख़त्म करना है। ठीक है, चलिए, और पूरा का पूरा टू द पॉइंट बात करेंगे। और जो इनिशियल फेज था पॉलिटी का, मतलब संविधान का कैसे स्टार्ट हुआ, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका, ठीक है, कि भारत के संविधान विकास 2 चरण में हुए। आपको पता है, एक हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे राज किया, और दूसरा कब हुआ, जब क्राउन ने हम पे राज किया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया था वो था हमारा 1773 से लेके 1858 तक, और जब क्राउन ने हमारे ऊपर राज किया वो कब था, जब 1857 का रिवॉल्ट जो होता है उसके बाद जो पावर क्राउन के अंदर में आ जाता है, तो 1858 से लेके हमारा जो देश आज़ाद होता है तब तक। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, तो 1773 में हुआ। आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ही 2 चीज़ होता है। पहला तो बंगाल का गवर्नर को क्या बना जाता है, उसमें जनरल यूज किया जाता है। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किया जाता है। तो ये कौन से एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वैरेन हास्टिंग। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या होता है कि 1774 में, ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था, उसके ही थ्रू 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके थ्रू ही 1774 में जो हाई कोर्ट है आपका कहाँ बनाया गया था, आपका कोलकाता में बनाया गया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय वहाँ बनाया गया था। उसके बाद कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्याधीश थे, आपको पता है वो थे आपके सर एलिजा एम्पे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था। याद रखिएगा किसके अंदर, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इवन डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था, तो आपको याद रखना है 1781 में आया था। ठीक है, आपको पता है कि जो कंपनी के कर्मचारी को उपहार लेने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था, कौन से एक्ट के द्वारा, तो 1784 के जो पीट्स इंडिया एक्ट था उसके थ्रू ये कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किससे अलग किया गया था, आपने पढ़ा होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो पीट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 में, उसको थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अलग किया गया था। तो कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रारंभ कब से हुआ था, तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। तो कौन सा, 1786 का संशोधन अधिनियम 1786। ठीक है, और 1786 का जो संबंध है ये अधिनियम का किससे है, तो कॉर्नवालिस से है, क्योंकि पहले सेनापति जो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति जो बनाया गया था, उसमें जो पहले इसका मतलब लाभ ले पाए तो बोल सकते हैं कि इस पद पे आए थे, तो वो है आपका कॉर्नवालिस। ठीक है, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। आपको पता है 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसके थ्रू। और बंगाल के गवर्नर जनरल का, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई, मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया गया था। तो याद रखिएगा 1793 के चार्टर एक्ट से। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्चा करने का जो उपबंध किया गया था, कौन सा, तो 1813 वाला चार्टर एक्ट में। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ था। ठीक है, तो देखिए पूरी तरीके से तो 1833 में हुआ था। ठीक है, बट जो 1813 वाला में भी बहुत
लिमिट कर दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ था 1813, क्योंकि इसमें क्या था कि इस एक्ट के बाद सिर्फ वह टी के मामले में ही भारत से व्यापार कर सकते थे। उसके बाद आता है बंगाल के गवर्नर, ठीक है, कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपको पता है 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था जिसमें विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। वही पूछा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार कब मिला था? तो याद रखिएगा 1833 का चार्टर एक्ट। भारत में 1834 में, ठीक है, प्रथम विधि आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम विधि आयोग जो बना था, ठीक है, वो कौन से एक्ट के थ्रू बना था? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसी के थ्रू भारत में प्रथम विधि आयोग बनाया गया था। कब? तो 1834 में बनाया गया था अंडर चार्टर एक्ट 1833। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कौन किया गया था? तो लॉर्ड मेगले, आपको पता है इंग्लैंड के वकील थे, ये भी बहुत बार पूछा गया है। भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1843 लॉर्ड एलन बैरो के समय में हुआ था। और चार्टर एक्ट कौन सा था? तो चार्टर 1833 के थ्रू को क्या हुआ था? तो दास प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड एलन बैरो के समय। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर, ध्यान से समझना, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में। ये दोनों सुपर इंपोर्टेंट, अब यहाँ ध्यान से देख लेना कि भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा आधार पर महत्वपूर्ण पदों पर भरने की व्यवस्था की गई थी। मतलब प्रतियोगिता परीक्षा मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई थी 1853 में। और भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है, उसका आरंभ किया गया था 1853 में। तो ये दोनों आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय जाता, आपको पता है 1848 से लेकर 1856 तक किसका ये समय काल था? तो लॉर्ड डालहौजी का, तो इसके अंदर ही वो आता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या, ठीक है, 24 से 18 कर दी गई थी, तो आपको याद रखना है 1853 एक्ट के द्वारा। भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय विधान परिषद की जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? तो ये है आपका 1853, ठीक है। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंप दिया गया? आपको पता है भारत शासन अधिनियम जो कि 1857 का जो विद्रोह का बाद होता है उसके बाद ये कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल के, ठीक है, पद नाम को बदलकर वाइसराय कब कर दिया गया था? ये भी आपको पता है, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा। और पहला वाइसराय कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग बना था। और ये अंतिम क्या था? ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था। तो भारत के प्रथम वाइसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत का राज्य सचिव, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया गया था। आपको पता है भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ाया हुआ है आपको। अभी आपको क्या करना है, चीजें आपके दिमाग में रिकॉल करना है, वन लाइनर जो मैं बोलते जा रहा हूँ आपको कनेक्ट करते हुए चलना है जो आपने पढ़ा है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री की घोषित किया गया था 1858 ईस्वी में। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का कब, कौन सा मतलब अधिनियम के द्वारा मिला था कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद भारत विधान परिषद को बजट से पर बहस करने की शक्ति, ये भी बहुत बार पूछा गया कि भारत विधान परिषद को, ठीक है, मतलब भारत के जो विधान परिषद को बजट पर बहस करने के, देखो वोट तो नहीं दे सकते तो पर जो बजट को पे बहस करने का जो उनको मिला था वो मिला था आपका 1890। तो यहाँ से सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पहला कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का था 1861, ठीक है। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति किससे मिला? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। और भारत में निर्वाचन प्रणाली शुरुआत हुई 1892 के द्वारा। और ये भी भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने का, तो ये भी 1892 बहस वाला। मॉडल मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, आपको पता है भारत परिषद अधिनियम 1909। मॉडल मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली जिसमें मुस्लिमों को दे दिया जाता है। पहली बार मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ
लाया गया था आपको पता है, सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के द्वारा। संप्रदाय निर्वाचन के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, आपको पता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे, तो याद रखना है लॉर्ड मार्ले थे, इसलिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था। ठीक है, मॉन्टे कैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है 1919 का शासन अधिनियम। ठीक है, केंद्र में, ठीक है, द्विसात्मक विधायक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो केंद्र में द्विसात्मक विधायिका की स्थापना कब की, तो मतलब बाई कैमरल, ठीक है, किया गया तो लोकसभा राज्यसभा का, तो इस तरीके से तो कब किया गया, तो 99 का भारत का शासन अधिनियम या मॉन्टे कैम्सफोर्ड सुधार द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन, याद रखिएगा, अगर प्रांतों में द्वैत शासन बोलो तो 1919 का जो एक्ट आया था उसके थ्रू, अधिनियम जो आया था उसके थ्रू, और अगर बोले कि आपका केंद्र में द्वैत मतलब जो द्वैत शासन, तो आपको याद रखना है लगाया गया था 1935 वाला में। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी 1919 भारत का शासन अधिनियम। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक थे, आपको याद रखिएगा प्रांतों में, अब यहाँ याद रखना द्वैत शासन लियोनस कार्टिस नाम याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैत शासन लियोनस कार्टिस। ठीक है, भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, याद रखिएगा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था 1919 अधिनियम के द्वारा, लोक सेवा आयोग का। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, याद रखिएगा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1926 में। प्लस इसमें कौन सा आयोग का सिफारिश था, तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। पहला तो आपको पूछा जाएगा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, तो 1926 में। उसमें किसके सिफारिश में कौन सा आयोग, तो ली आयोग, आपको याद रखना है। ली आयोग का गठन कब हुआ, तो 1923 से 1926, और इनके ही रिकमेंडेशन पे 1923 1923 से 24 में जब ये ली आयोग बनाया गया, और इनके ही रिकमेंडेशन पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तो मॉन्टे कैम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग हो सकता है आपसे मिस हो जाए, तो प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अखिल भारतीय संघ, ठीक है, अर्थात भारत में संघात्मक सरकार संघीय शासन की स्थापना, आपको पता है इवन संघीय न्यायालय भी खोला गया था 1937 में, आपको पता है फेडरल कोर्ट जिसको संघीय न्यायालय बोलते हैं, तो वो भी किसके अंदर खुला था, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही खुला गया था। जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहा हूँ वो भी आपको पूछा जाएगा। तो अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लाया गया था, मैंने अभी बताया केंद्र में द्वैत शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम। वर्ष 1937 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 37 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, मैंने बताया था। 1937 में एक संघीय न्यायालय जो कि फेडरल कोर्ट का स्थापना हुआ था 1935 अधिनियम के द्वारा। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की, आपको पता है 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक का फॉर्मेशन होता है। 1 अप्रैल 1935 होता है, कौन सा, 1935 के अधिनियम के द्वारा ही। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ये देखो इसको ग्रीन किया हुआ हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद वर्मा को ब्रिटिश से अलग किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वर्मा, ठीक है, जो म्यांमार है, तो वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर 2 नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ था। ये भी कब हुआ था, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही हुआ था। वर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में, आपको ये याद रखना है, और 1937 में ही क्या हुआ था, संघीय न्यायालय का फॉर्मेशन हुआ था। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, तो प्रांतीय स्वायत्तता की प्रमुख विशेषता किसका थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का था। ठीक है, सब चीज पढ़ाया हुआ है, बस रिकॉल करते जाइए, और वन लाइनर जो भी है, ये फैक्ट्स जो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे थे वही आपके लिए यहाँ लाया जा रहा है। ठीक है, अविभाजित भारत का विभाजन कर दो 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। आपको पता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ही पूरा भारत को जो है 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 18 जुलाई 1947 को इंग्लैंड में ये पारित हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब हुआ था, 18 जुलाई 1947 को। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजन किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु
राज्य घोषित किया गया 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। ठीक है, भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार किसका था, तो याद रखिए लेबर पार्टी का, और पीएम कौन थे, तो एटली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया था कौन से, क्योंकि देखो जब आज़ाद हुआ देश तब तो कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, तो 1935 का जो सरकार का जो अधिनियम था ब्रिटिश काल से जो चला था उसके हिसाब से ही चलाया गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा संविधान सभा का जो गठन होता है वो आपका 1946 में जब कैबिनेट मिशन आती है भारत, उसके थ्रू होता है। तो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पे। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है, तो वो है आपका अमेरिका 1787। कैबिनेट मिशन भारत आया तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन जो आया था 24 मार्च 1946 को आया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके साथ दो और भी थे। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस के साथ कौन थे, स्टफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ये नाम पूछा जाता है कि कौन कौन आए थे, तो याद रखो कि सबसे पहले 22 मार्च 1946 को आए थे। 3 लोग थे जिसमें कि अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन में, और उनके साथ 2 और भी थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, वही संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम मतलब इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ फॉर्म करना। ठीक है, कैबिनेट मिशन, अब यहाँ ध्यान से देखना कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीट निश्चित थी। कितना सीट था जिसके लिए इलेक्शन होना था, तो याद रखिएगा 389 सीट था। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा 15। संविधान सभा में सीट आवंटित की गई थी, याद रखिएगा ये भी पूछा गया कि एक सीट कितने लोगों पे था, तो 10 लाख पे एक सीट था। तो संविधान सभा में सीट आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। संविधान सभा में एससी और एसटी सदस्यों की संख्या थी, देखो महिला कितना थी 15, और एससी कितना था 26, और एसटी 33। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे, संविधान सभा में किस रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, आपको पता है कि जो हैदराबाद जो प्रोविंसेस था, ठीक है, इसको इवन आज़ादी के बाद 1948 में ऑपरेशन पोलो के थ्रू, ठीक है, भारत में मिलाया जाता है। तो संविधान सभा में किस रियासत से कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था, तो ये है आपका हैदराबाद। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने बच गए थे, तो 389 से कितना बच गया था, 299। ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी, कितना थी, 562 रियासतें भारत में थी। संविधान सभा का गठन हुआ, याद रखिएगा संविधान सभा का गठन, देखो कैबिनेट मिशन कब आया था, तो मार्च में आया था। ठीक है, मार्च में आया था 1946 में, और फिर से 2 सितंबर पूछा गया है, याद रखना। पहले तो आप ये याद रखो संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो जुलाई में हुआ 1946 में, और एंट्रीम गवर्नमेंट कब फॉर्म हुआ, तो 2 सितंबर 1946, ये दोनों पूछा गया है। ठीक है, तो एंट्रीम गवर्नमेंट जो है 2 सितंबर 1946 जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, सदस्य कितने थे उसमें, तो 207। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो देखो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये बार बार नहीं बोलना चाहिए। आप खुद समझदार हो और आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये दोनों जो हाईलाइट के बहुत बार पूछा गया। एंट्रीम गवर्नमेंट तो पता नहीं कितने बार पूछा होगा कि अंतरिम सरकार कितनी बार बनी है। ठीक है, मतलब कितने बार नहीं, मतलब कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 2 सितंबर 1946 और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, जिसमें सदस्य कितने थे, तो 207 है, जिसे मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। आपको पता है जिसमें कि अस्थायी मतलब नॉन परमानेंट जो अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का, सज्जनलाल सिन्हा को, और बाद में 11 तारीख को किसको बना दिया जाता है, तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो याद रखेगा VN राव। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था, आप देखो यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, प्रारूप समिति नहीं, यहाँ पूछा है कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था, इसलिए मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया। तो इसका याद रखिएगा संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे उन्होंने ही संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था, BN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर। पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर को 1946 और दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। तो पहला दिन कौन थे, सज्जनलाल सिन्हा जो कि अस्थायी थे, फिर से परमानेंट किनको बना दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी बने, ये आपको मैंने बता दिया 1949
1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था। देखो संविधान सभा के समक्ष सबसे, आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको बोला जाता है, उद्देशिका प्रस्ताव, सबसे पहला जो मतलब प्रस्ताव लाया गया तो वो यही था संविधान सभा के सामने, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्देशिका प्रस्ताव या इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी बोलते हैं, जो कि आगे चल के प्रियम्बल बन जाता है, ठीक है, प्रस्तावना बन जाता है। तो जो उद्देश्य प्रस्तावा है पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूछा गया है बहुत बार कि संविधान सभा के सामने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया था, उद्देश्य, थोड़ा हिंदी वाले लोग प्लीज देखते हुए चलना, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या है कि हमने इंग्लिश में पढ़ रखा है, तो जैसे कि उद्देशिका प्रस्ताव आप लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। तो स्पेशली हिंदी में आप लोगों के लिए रखा गया, तो इसी बात पे एक लाइक हो जाए, ठीक है। तो उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, और अगेन ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देशिका प्रस्ताव ये कब पास कर दिया गया, तो 22 जनवरी 1946। सुपर 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 इंपॉर्टेंट 4 डेट, पहला डेट याद रखोगे 9 दिसंबर को पहला मीटिंग हुआ, 11 दिसंबर को दूसरा मीटिंग हुआ। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया वो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, और ये पास हो गया 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। उद्देशिका को कहा गया है प्रस्तावना, मैंने बताया, ठीक है। भारत संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रस्तावना लिया गया है, आपको पता है। अब यहाँ एक चीज बता देता हूं, प्रस्तावना अगर पूछा जाए, अरे नीचे लिखा ही हुआ है, चलो ठीक है, प्रस्तावना अगर पूछा जाए कहां से लिए तो अमेरिका से, बट द लैंग्वेज ऑफ प्रस्तावना मतलब लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल अगर बोला जाए तो कहां से हमने लिया है, तो ये लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। चलो, तो प्रस्तावना को संशोधित किया गया, आपको पता है प्रस्तावना को बस आप आज तक बस एक बार ही संशोधित मतलब अमेंडमेंट किया गया, वो कौन सा था, 42 अमेंडमेंट 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, ठीक है। ये तीनों शब्द जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में। प्लीज इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है, तो याद रखेगा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया था, कौन से केस के थ्रू आपको पता है, तो वो है आपका केशवानंद भारती बनाम केरला, कब, तो 1973 में ये केस हुआ था। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से देखा जाए तो अनुच्छेद आर्टिकल 32 जो है वो क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा है, संविधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित कब हुआ, तो याद रखिएगा 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी समितियां बैठाई गई थी संविधान को तैयार करने के लिए, तो 13। प्रारूप समिति कब फॉर्म हुआ, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, तो 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के सदस्य कितने, तो याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर को मिला के टोटल 7 सदस्य थे। संविधान के प्रारूप पर बहस चला था, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप पे, ठीक है, बहस कितने दिन चला था, तो 114 दिन चला था। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पहला बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो याद है कि पहली बार जो हुआ था पूर्वी बंगाल से हुआ था, विभाजन के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी से पुनः चुने गए थे वो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झंडा समिति, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झंडा समिति पूछे या संचालन समिति या आपका नियम समिति, ये इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना इसके जो अध्यक्ष थे ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान, अब यहां देखो ये पूछा जा रहा है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे कौन, तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसमें कुल सदस्य कितने थे, तो याद रखिएगा कुल सदस्य थे इसमें 15 कुल सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, ठीक है, उसको कब अपनाया गया, तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को क्या तिरंगा अपनाया गया, इसीलिए, ठीक है, 22 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, झंडा दिवस मनाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय है, ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान बना है इसमें टोटल टाइम कितना लगा ये आपको पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने अधिवेशन हुए, तो याद रखिएगा 11 अधिवेशन हुए, ठीक है,
और कुल अवधि थी 165 दिन की अवधि थी। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया और अंगीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए संविधान दिवस जो है मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम बैठक कब हुआ था ये बहुत बार पूछा गया, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किया गया तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम बैठक, संविधान सभा जनगण मन 24 जनवरी। उसी तरीके से संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम भी कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा वंदे मातरम हो, जनगण मन हो, वो सब कब अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, और उसी दिन अंतिम बैठक भी था। संपूर्ण स्वाधीन, ठीक है, लागू मतलब संपूर्ण जो संविधान है जो पूरी तरीके से लागू बोल सकते हो इंप्लीमेंट किया गया था, वो क्या एडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर को किया गया था। ये देखो 26 नवंबर 1949, इसलिए संविधान दिवस उस दिन मनाते हैं, पर पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950। संविधान सभा का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया। देखो तो भारत का जो नाम मतलब संविधान का जो नामकरण है किस फॉर्म में, भारत के संविधान, तो किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा 393 के अनुच्छेद में। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है B.R. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान की प्रकृति मतलब किस रूप का है, ये तो एकात्मक और संघात्मक है। संघात्मक मतलब होता है यूनिटरी। ठीक है, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है, तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ठीक है, मतलब इक्वल है, कोई यहाँ धर्म ऊंच नीच नहीं है, सब इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र मतलब होता है एक रिपब्लिक है। क्यों, क्योंकि जब जो सबसे जो ऊपर पोस्ट है भारत में वो भी क्या है, इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें भी वो है आपका राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है। भारत का संविधान है, याद रखिएगा, थोड़ा कठोर है, थोड़ा लचीला भी है। ठीक है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अर्धसंघीय मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं क्वासी फेडरल। किसने कहा था, तो केसी वेयर ने कहा था इसको क्वासी फेडरल। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग कितने थे, अनुच्छेद मतलब टोटल आर्टिकल कितने थे, अनुसूचियां मतलब कितने आपके शेड्यूल्स थे, और भाग मतलब कितने पार्ट्स थे, तो टोटल आपके 395 आपके आर्टिकल्स थे। अनुसूचियां मतलब शेड्यूल कितने थे, तो 8 थे, और भाग कितने थे, तो 22 है। अभी कितने भाग है, तो 25 है। वर्तमान में अनुच्छेद कितना है, तो 495 से अधिक है। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी, तो 12 है। वर्तमान में संविधान में कुल भाग कितने, तो 25। राज्यों की नामों की सूची एवं उसके उल्लेख, राज्यों के क्षेत्र का ब्यौरा है, आपको पता है यूनियन एंड इट्स यूनियन टेरिटरी सब किस में है, तो आपका पहला अनुसूची में ही है। 8वां अनुसूची में क्या है, लैंग्वेज है, आपको पता है। वर्तमान में 8वें अनुसूची में कितना लैंग्वेज है, तो 22 है। जब संविधान बना था तब कितना था, तो 14 लैंग्वेज था। सबसे पहला जो लैंग्वेज जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन से, तो याद रखिएगा जैसे कि पहले 14 था, तो उसके बाद जो पहला जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था सिंधी। कौन से, तो 21 संविधान संशोधन 1967 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक लाइन सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। उसके बाद पहला 21 संविधान संशोधन से कौन सा जोड़ा गया, आपका सिंधी। उसके बाद आपका क्या होता है कि 71 संविधान संशोधन जो कि 1992 में होता है, इसमें 3 जोड़ा जाता है, 9 म क। ठीक है, आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा जाता है। उसी तरीके से 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोंगरी, ठीक है, और संथाली, ये जो लास्ट में 4 जो जुड़ता है वो 92 संविधान संशोधन 2003 में टोटल हो जाता है। 14 के बाद फिर से जुड़ के आपका हो जाता है टोटल ये 22 हो जाता है। पहले में 3, ठीक है, उसके बाद पहले में 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ठीक है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग नेशनल हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो 14 सितंबर को मनाते हैं। तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, 14 सितंबर 1949 को किया गया था। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में, इंपॉर्टेंट है, प्रथम राजभाषा आयोग 1955। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो आपको याद रखना BJ खरे, बंगाल गंगाधर खरे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राजभाषा आयोग 1955, पहले अध्यक्ष BG खरे। दूसरी अनुसूची में क्या आपको पता है, वेतन के बारे में बताया गया है, पदगारी और के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। राज्य केंद्र संबंध वर्णित है, याद रखिएगा, राज्य और जो केंद्र के बीच में जो संबंध वर्णित कौन से, तो 7वां शेड्यूल, जिसमें आपको कौन सा है, लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, 3 जो लिस्ट है आपका। ठीक है, उसके बाद 7वां अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से। 10वां जो है आपको पता है दल बदल कानून से रिलेटेड है।
वही लिखा हुआ है कि 10वां अनुसूची जो है आपका दल बदल से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, 10वां अनुसूची समझ गए। दल बदल, अब जो ये दल बदल कानून, अगेन ये भी बहुत बार पूछा गया, जो दल बदल कानून आया था वो कब आया था, तो 1985 में आया था। तो दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ, ये सब चीज आपको समझाया हुआ है। तो कब पारित हुआ है, 15 नवंबर 1985 में। संविधान में देश का नाम क्या है, तो भारत अथवा इंडिया। संविधान में क्या नाम है हमारे देश का, तो भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा भाग है, 5वां, जिसमें संघ के बारे में पूरा बताया हुआ है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख, ठीक है, यूनियन जुडिशियरी, ठीक है, उसका उल्लेख कहाँ है, तो अगेन किसमें, यूनियन, तो भाग 4 में पैरा 4, मतलब संघीय न्यायपालिका डेट इज यूनियन जुडिशियरी जो है ये है आपका पार्ट 5 में, और पैरा 4 डेट मीन्स भाग 5 अध्याय 4। ठीक है, संविधान में जो 15th और जो 18th पार्ट है वो क्या बताता है, तो जो 15 नंबर का जो पार्ट है वो निर्वाचन को बताता है, और 18 वाला जो है वो आपका इमरजेंसी मतलब आपदा उपबंध को बताता है। ठीक है, प्रथम लिखित संविधान, सबसे पहले याद रखना कि पहला लिखित संविधान किसी देश का था तो अमेरिका का था। सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का है। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया है भारत को, इंपॉर्टेंट है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। ठीक है, उसी तरीके से अनुच्छेद 3 ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है, तो ये संसद के पास ये पावर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, की स्थापना कब हुआ, तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फैजल अली थे। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। असम राज्य का गठन हुआ 1956 में। ये एक बार चेक कर लेना फैक्ट, 1956, ओके, इसको मैं चेक कर लूँगा। सिक्किम, ये ठीक है, जहाँ लगेगा कि कुछ मुझे दिमाग में एरर है, ठीक है, मैं इसको एक चेक करूँगा। आई थिंक कुछ इसका डेट कुछ और था असम वाला, ठीक है, जहाँ एरर है मैं बता दूंगा। ठीक है, सिक्किम को, हाँ ये एग्जैक्टली बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्किम को याद रखिएगा 22वां राज्य का दर्जा मिला था कौन से संविधान संशोधन से, तो 36वां संविधान संशोधन 1975। नागालैंड राज्य बना तो 13वां संविधान संशोधन 1962 के थ्रू। ठीक है, गोवा बना तो आपको याद रखना 25वां राज्य बना था 56 संविधान संशोधन 1987 के थ्रू। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा बहुत बार पूछा गया कि दिल्ली को राजधानी का पूर्णता दर्जा कब मिला, तो याद रखिएगा 69, ये सब भी मैंने ट्रिक से याद करवाया, 69 संविधान संशोधन 1991। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड, आपको पता है छत्तीसगढ़ उत्तराखंड यूपी से निकला, छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से निकला और झारखंड बिहार से निकला। कब, तो ये जो निकला 1 नवंबर को कौन, छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड 2000 में निकला है। तेलंगाना राज्य कब फॉर्म हुआ, तो 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से हटकर। संविधान की प्रभुता निहित है, याद रखिएगा संविधान का जो प्रभुता निहित है वो आप में है, जनता में है। ठीक है, संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। संघीय का बात जैसे ही आए वो है आपका कनाडा से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आपको सोवियत संघ से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार तथा न्याय जो जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, ठीक है, न्याय पुनरीक्षण, ये कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत संविधान में विधि द्वारा स्थापित, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर बोले कि विधि निर्माण का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया, बट भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो जापान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया इंपॉर्टेंट, राज्य के नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्लस राष्ट्रपति निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, ठीक है, इलेक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन का जो कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया। संविधान संशोधन का जो कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्राप्त है कौन से आर्टिकल, सबसे पहले याद करना जो संशोधन जो मेंशन है कौन से पार्ट में, कौन से भाग में है, तो 20वां भाग जो है हमारे संविधान का उसमें है, और कौन से अनुच्छेद में है, तो 368 में, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था तो याद रखना 1951 हुआ था, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जिसमें 9वां शेड्यूल आपका जोड़ा गया था, ये भी याद कर लो। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था और उसमें 9वां शेड्यूल जोड़ा गया था, लैंड डिफेक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, वर्तमान में अगर हम यहाँ देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची, तो वर्तमान में राज्य में कितना है, राज्य सूची में कितना सब्जेक्ट है, तो 61। ठीक है, संघ में कितना है, तो 100, और कॉन्कुरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती में तो ये है आपका 52, बहुत इंपॉर्टेंट है। 61 है आपका राज्य सूची में, 100 है आपका यूनियन बला में, संघ में, और 52 है आपका समवर्ती सूची में है। आगे चलते हैं हम लोग। समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण दोनों कर सकता है केंद्र और राज्य भी। वन एवं पर्यावरण, याद रखिएगा, वन एवं पर्यावरण जो है ये समवर्ती सूची में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन एवं पर्यावरण समवर्ती सूची विषय लिया गया है, याद रखना। कॉन्कुरेंट लिस्ट का जो कंसेप्ट है समवर्ती सूची का, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शिक्षा और समाचार पत्र, ठीक है, शिक्षा और समाचार पत्र जो है, ठीक है, वो आपका समवर्ती सूची में है। शिक्षा को राज्य सूची से, ठीक है, समवर्ती सूची में। अब ये देखिएगा, शिक्षा जो पहले क्या था, राज्य सूची में था, उसको उठा के कहा समवर्ती सूची में डाल दिया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो याद रखिएगा 42 संविधान संशोधन के द्वारा। पुलिस, ठीक है, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था, ये सब किसके अंदर आता है, तो ये आता है आपका राज्य सूची, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसी तरीके से रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, इवन सेंसेक्स जो है वो भी आपका संघ सूची के अंदर आता है। ठीक है, भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल, सिंगल सिटीजनशिप यहां मिलता है। एकल नागरिकता प्रभावित है ब्रिटेन से, जो हम लोग ने एकल नागरिकता लिया है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप लिए हैं, वो आखिर कहां से लिए, कौन से देश का कंसेप्ट है, तो वो है आपका ब्रिटेन का। ठीक है, नागरिकता विषय है, आपको पता होना चाहिए, संघ सूची का विषय है। सिटीजनशिप जो है वो आपका संघ सूची का भाग है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 में है, और अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो 5 से लेके 11 तक है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है आपका टोटल 5 तरीके से, जन्म से, वंश परंपरा, पंजीकरण से, देशकरण से, और भूमि के अर्जन से। ये सब डिटेल में आपको पढ़ाया है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के में निवास करना होगा 5 वर्ष, तो देशीकरण के लिए भी 5 वर्ष। इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है जो आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, पहला नागरिक संशोधन बिल कब आया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 1955 में पहला जो नागरिक संशोधन बिल आया था। और भारतीय नागरिकता जो अधिनियम 1995 में संशोधन कितने बार हो चुका है, तो 6 बार, और जो लेटेस्ट हुआ है 2019 में, आपको पता है एनआरसी को लेके। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो याद रखिएगा जो फंडामेंटल राइट है वो आपका भाग 3 में है, 12 से लेके 35 तक। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा भाग 3 जो कि फंडामेंटल राइट है उसको ही कहा जाता है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे, याद रखिएगा जो मूल संविधान था उसमें जो मौलिक अधिकार था वो था आपका 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार है आपका 6। संपत्ति के अधिकार को आपको पता है कि हटा दिया गया है, अब वो एक लीगल राइट्स है आपका, जो कि अनुच्छेद 300A में है या 300 कॉम में है। और ये 44 संशोधन के द्वारा ये किया गया था कि इसको फंडामेंटल राइट से हटा के ये कहाँ में डाल दिया गया, तो आपका लीगल राइट्स में डाल दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 जो संशोधन हुआ था, 44 नंबर का जो संशोधन हुआ है 1978 में, उसके थ्रू क्या हुआ है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट्स में डाल दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है, कौन कर सकता है, तो आपको संसद कर सकता है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है केशव नंद भारती जो केस हुआ था उसके थ्रू ही ये मतलब क्लियर हो सका कि संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है, आपको पता है वो है आपका सर्वोच्च यानी उच्च न्यायालय। सर्वोच्च मतलब कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, तो आपको पता है दोनों रिट जारी करती है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 33 के थ्रू रिट जारी करती है, और जो आपका उच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 226 के थ्रू रिट जारी करती है। ठीक है, ताकि आपका मौलिक अधिकार का कोई हनन ना कर सके। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति आपातकाल में। ठीक है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया, इक्वलिटी बिफोर द लॉ ब्रिटेन से लिया गया। याद रखिएगा जो अनुच्छेद 14 है, ठीक है, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ बताया गया है कि कानून के सामने सब एक है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। अनटचेबिलिटी असभ्यता का जो कंसेप्ट है ये कौन से आर्टिकल में है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया, तो एक ये आपका अनुच्छेद 17 में है। ठीक है,
एंड ऑफ द टाइटल जिसे बोलते हैं उपाधियों का अंत किया गया है कौन से अनुच्छेद 18 के थ्रू। प्रेस की स्वतंत्रता याद रखिएगा 19(1) बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 119(1) का कॉम में आप देख सकते हो, ठीक है। चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो प्रेस को कहा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, तो यह आपका अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हित के का संरक्षण संबंधित है, याद रखिएगा ये भी पूछा गया था इस बार मेंस में कि अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 29 में। 6 से लेकर 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। आपको पता है कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया है, तो 86 अमेंडमेंट 2002 और 21A आर्टिकल जोड़ दिया गया। ये फंडामेंटल राइट्स है, हर 6 से 14 साल के बच्चों को कि उसको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगा। 86 अमेंडमेंट संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है। कब से, देखो तो ये जो संशोधन हुआ था 2002 में हुआ था, पर ये जो लागू कब से हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से हुआ है 86 अमेंडमेंट जो 2002 हुआ था। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम, ठीक है, प्रति निषेध है, मतलब 14 साल से कम बच्चे को आप काम नहीं करा सकते। कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो यह है अनुच्छेद 24 में। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है, मैंने बताया था। अगर मौलिक अधिकारों को आपको कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके का रिट जारी कर सकता है अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट है, आपको पता है। आपको सबसे पहले है हेवियस कॉर्पस जिसको आपको बंदी प्रतिष्ठित कर देते हैं, परमादेश मैंडेमस प्रतिषेध जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं, उत्प्रेषण, ठीक है, उसके बाद होता है अधिकार परीक्षण, ठीक है। तो ये सब 5 तरीके का जो रिट है जो बेसिकली जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा, तो परमादेश जिसको हम लोग मैंडेमस भी बोलते हैं, ठीक है, ये रिट जारी किया जाता है, ठीक है। बंदी को 24 घंटे के अंतर, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है, ठीक है। देखो अगर आपको कोई ले जाता है, ठीक है, तो आपको 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको पेश करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई गिरफ्तार करके ले जाता है तो, और वो कौन से रिट के अंदर आता है, तो वो आता है आपका हेबियस कॉर्पस के अंदर आता है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए रिट याचिका होती है, तो वो होता है कौन सा, आपका हेबियस कॉर्पस होता है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है, तो भाग 4 में है, ठीक है। डीपीएसपी जिसको बोला था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से लेके 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य, अब बस एक बार देखते हुए चलिए जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ और आप सुनते हुए चलिएगा, ठीक है। राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। मूल्य कर्तव्य वर्णित है, याद रखिएगा, अभी मूल कर्तव्य के बारे में बात कर रहा है, क्या है 51 का ए में है, ठीक है। भाग 4 का क में 51 का क के तहत है। मूल कर्तव्य का विचार मतलब कि जो है ये जो आपका मूल कर्तव्य में मतलब जो आपका ड्यूटीज़ है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो कहाँ से लिया गया, तो सोवियत यूनियन से लिया गया है। भारत में संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 42वां जो संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया था, ठीक है। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो याद रखिएगा अभी 11 है, पर जब हमारा संविधान, जब ये मतलब संविधान में डाला गया था तब जो मूल कर्तव्य था वो 10 ही था, ठीक है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, आपको पता है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 52 इनके पोस्ट के बारे में बताता है। राज्यसभा, ठीक है, उसके बाद लोकसभा। राज्यसभा किस में है, तो 80, ठीक है, और लोकसभा 81, ठीक है, ये आर्टिकल नंबर में लिख रहा हूँ, ठीक है। अनुच्छेद, संसद का स्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं हो सकता वो है आपका राज्यसभा। संसद का निम्न सदन कहलाता है आपका लोकसभा। संसद भवन का डिजाइन किसने किया था, तो सर हर्बर्ट बेकर एंड एडविन लुईट ने किया था, ठीक है। संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि संसद भवन की जो नींव रखी गई थी ये रखी गई थी 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, आपको याद रखिएगा, संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में और संसद भवन का उद्घाटन हुआ है 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा ज्वाइंट सिटिंग जो किया जाता है कौन से आर्टिकल के थ्रू, तो ये 108। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक पे, याद रखिएगा इसमें मनी बिल पे ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद
संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, बुलाएगा कौन संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग? तो राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल? 108। बट इसमें हेड कौन होगा? तो होगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो बहुमत के आधार पर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा, याद रखिएगा। शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के जस्ट बाद, ठीक है। तो वो होता है 12 से लेकर 1 बजे के बीच होता है, ठीक है। संसद की किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाती है अगर वो रेगुलरली 60 दिन तक संसद में नहीं आता है तो उसका सदस्यता समाप्त कर दिया जाएगा। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, 6 माह तक वो बना रह सकता है, उसके बाद उसे किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना हो सकता है? 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 माह का हो सकता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है आपका राष्ट्रपति। संविधान में राष्ट्रपति पद का व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझ लो। राष्ट्रपति का अगर पद बोले तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। बट जो प्रोसेस है उनका इलेक्शन का वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। बट अगर पूछे कि इम्पीचमेंट जो उनको हटाने की प्रक्रिया है वो फिर कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से ही लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति लिया गया है, आपको याद रखेगा। अब बोले कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति कहाँ से लिया गया? अब देखो यहाँ 2-3 चीज कंफ्यूज मत है। पूछा जाए कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? आपका अमेरिका से। उसको हटाने का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। उनका प्रोसेस जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। बट राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति लिया गया है वो आपका ब्रिटेन से, ठीक है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल समीकरण प्रणाली के आधार पर, अप्रत्यक्ष मतदान, मतलब इनडायरेक्ट इनका इलेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, याद रखना, संसद एवं राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल उल्लेख है किसमें? 54 में है। 52 में इनका पोस्ट है। 53 में इनका न्यायपालिका मतलब कार्यपालिका जितना भी शक्ति है उनके बारे में बताया गया और 54 इनका निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु, ठीक है, प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या, ठीक है, प्रोपोजर जिसको बोलते हैं, कितना होना चाहिए? ठीक है, तो एटलीस्ट 50 लोग होना चाहिए। 50 जो आपको एमपी या एमएलए उनके फेवर में होना चाहिए जब ये अपना नामांकन भरने जाएंगे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, ठीक है। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है आपको इम्पीचमेंट के थ्रू आर्टिकल 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में इन जो आपका देखो इनका जो इम्पीचमेंट बिल जो होता है, ठीक है, इम्पीचमेंट जिसमें हटाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की सूचना दी जाती है, 14 दिन पूर्व भी इनको बता दिया जाएगा कि इन पे बॉम्ब फूटने वाला है। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। देखो शपथ कौन दिलाता है इनको? मुख्य न्यायाधीश। पर ये त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिन के अंदर एकदम फिल कर लेना, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको ये सब चीज़, ठीक है। कौन बना, कैसे बना, कौन पहला जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बना, ये सब चीज़ आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, विदिन 6 मंथ भर जाना चाहिए, ठीक है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन? तो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, यस कर सकता है। किसके परामर्श पे? प्रधानमंत्री के परामर्श पे अंडर द आर्टिकल 85 के तहत कर सकता है। मृत्युदंड, जो मृत्युदंड होता है, डेथ वाला जो होता है, क्या वो क्षमा कर सकता है? जी हाँ, राष्ट्रपति कर सकता है, अंडर आर्टिकल 72 के थ्रू ये कर सकता है। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है? तो लोकसभा में वो 2 को करता है और अंडर आर्टिकल 331 के थ्रू वो करता है। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? ये हो गया। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श पे करता है, ठीक है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि किसी भी कानूनी लोचा में जब
प्रधानमंत्री को सुझाव चाहिएगा होगा तो सर्वोच्च न्यायालय से वो मांग सकते हैं सलाह। कौन से आर्टिकल के अंदर? तो 143 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो था वो था VV गिरी। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? तो आपका था VV गिरी। डेट मीन्स एक्टिव प्रेसिडेंट जो पहले थे वो कौन थे? VV गिरी। ठीक है, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो N संजीवा रेड्डी जो कि सबसे यंगेस्ट भी बने हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई तो फकीरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, एवं जाकिर हुसैन। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया वो है आपका H हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग अब देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। याद रखिएगा, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति वो थी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से आपको पढ़ते जाना है जो भी चीज आपको यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पूछे गए हुए। तो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा प्रथम राष्ट्रपति वो कौन थे जो पद से त्याग पत्र दिए थे? तो वो है आपका VV गिरी। दोनों सदन का, ठीक है, अधिवेशन ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो अध्यादेश का जो आपको पता है अध्यादेश कौन जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस कौन जारी कर सकता है? तो आपका राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के अंदर, कौन से आर्टिकल के अंदर? तो वो है 123। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपका संचित निधि से दिया जाता है। डेट मीन्स कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। ठीक है, ये चीज हमने आपको करवा रखा है। आगे चलते, संविधान के भाग, आप जल्दी से नीचे करोगे जो संचित निधि है इसका आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद कितना है मैंने बहुत बार बताया आपको। ठीक है, संविधान के भाग 18 में आपको पता है 18 में आखिर क्या दिया हुआ है? तो 3 प्रकार के जो आपातकाल की व्यवस्था है वो भाग 18 में दिया हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, आपका राष्ट्रीय शासन एवं वित्तीय आपात। ठीक है, तो ये जो आपका 3 प्रकार का जो आपातकाल होता है, ठीक है, वो कहाँ दिया गया है? तो भाग 18 में दिया गया है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल को बताता है। राष्ट्रीय आपात का आधार है, ठीक है, किस बेसिस पे बेसिकली नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है? तो युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे। पहली बार, ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी कब लगा था? 3 बार अभी तक नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। पहला लगा था 1962 में भारत और चाइना के जब वार हुआ था, तो याद रखना पहला 1962 26 अक्टूबर। दूसरा लगा था आपका 1971 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध लगा था तब। और तीसरा लगाया गया था आपका ये 1971, ये वही है जिसमें बांग्लादेश को लिबरलाइजेशन मिला था। ठीक है, और तीसरा जो लगाया गया था आपको पता है अशांति, मतलब आंतरिक इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगाया गया था, और ये इंदिरा गांधी ने लगाया था 1975। तो फिर से लिखा देता हूँ 1962, 1971 और 1975 3 बार लगाया। आपातकाल की उद्घोषणा कि कितने दिनों के भीतर संसद को स्वीकृति देनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपातकाल का घोषणा होता है कितने दिन के अंदर उसको मंजूरी करा लेना है आपको संसद में? तो 1 माह के अंदर। 356 राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। मतलब क्या, जो राष्ट्रपति शासन भी बोल सकते हो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट इमरजेंसी भी हम लोग बोलते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 356 कहाँ लगा था? याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति शासन या सबसे पहले स्टेट में इमरजेंसी कहाँ लगा था? तो ये पंजाब 1951, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंजाब में सबसे पहले लगा था राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और कब? तो 1951। तो पूछ ले कौन सा ऐसा स्टेट है जहां सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा? तो पंजाब में लगा। कब लगा? 1951 में लगा। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है? सबसे ज्यादा कहां लगा है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में लगा है। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है कम से कम, ठीक है, कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है? अगर एक बार लग गया तो उतना दिन तो लगाना ही पड़ेगा लीस्ट। ठीक है, और मैक्सिमम कितने दिनों के लिए लगा सकता है? तो याद रखना 6 माह के लिए, और मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपको पता है जो आपातकाल का जो घोषणा कैसे किया जाता है, वो किसी भी तरीके का वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो आपका आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। और कौन से अनुच्छेद में है? तो आपका 307। ठीक है, 352 नेशनल, 356 स्टेट और 360
आपका फाइनेंस। ठीक है, अब तक कितनी बार वित्तीय आपात मतलब कितनी बार आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुका है भारत में? तो एक बार भी अभी तक नहीं लगा है। बहुत अच्छा है, नहीं लगना चाहिए फ्यूचर में भी। राष्ट्रपति जो भवन है उसको किसने डिजाइन किया? तो एडविन ल्यूटियंस ने किया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रपति भवन स्थित है तो रायसीना पहाड़ी पे है और किसने डिजाइन किया? तो एडविन ल्यूटियंस ने किया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल के थ्रू भारत में एक राष्ट्रपति होगा तो 52, और पूछा जाएगा कि कौन से आर्टिकल के थ्रू भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा तो 63। सब चीज आपको करवाया हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? 63। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है, याद रखिएगा, कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। बट ये चीज मैंने पहले भी आपको करवाया कि 6 माह के अंदर नया राष्ट्रपति आपको लाना पड़ेगा। ये भी चीज याद रहेगा, 6 महीना तक मैक्सिमम वो रह सकते हैं एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है, संबंधित विवाद जो होता है, आपको पता है जितना भी संबंधित विवाद इलेक्शन के रिलेटेड होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, उसको कौन देखेगा? तो आपका सुप्रीम कोर्ट देखता है। ये भी पूछा गया है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपको याद रखना कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है। देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, बट अगर वही पूछे कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है तो वो दिलाता है आपका राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु न्यूनतम कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो 4 लाख। वही प्रेसिडेंट का कितना होता है? तो 5 लाख। प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो डॉक्टर एस राधा कृष्णा जो थे आपके क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, अब यहां ध्यान दें, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? जो निर्वाचित सदस्य हैं, कहाँ के? लोकसभा, राज्यसभा और आपके विधानसभा के। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। बट आपका जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा इसमें जो स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, विधानसभा ये सब का, बस दोनों सदन को जितने भी सदस्य हैं वो सब भाग ले सकते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है, याद रखिएगा। संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। बट प्रेसिडेंट में क्या होता है? ओनली इलेक्टेड मेंबर भाग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 74 क्या बताता है कि क्या होगा? प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसमें एक प्रधानमंत्री भी होगा, उसका हेड। बट प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो 75(1) आर्टिकल के थ्रू की जाती है। अब इसमें समझ लो, प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की बात किया जाए कि जो पद है वो कौन से आर्टिकल में है? तो 74 में। और प्रधानमंत्री को जो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री इलेक्ट नहीं होता है, निर्वाचित नहीं होता है, वो क्या होता है? नियुक्त होता है, मतलब अपॉइंट होता है राष्ट्रपति के द्वारा। और कौन सा अनुच्छेद? तो 75। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट चलते आपके प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए आपका 25 वर्ष। ठीक है, और प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है। जो मंत्रिमंडल शब्द है इसका बस एक ही बार प्रयोग किया गया है। तो कब किया गया है? तो याद रखना, जो नेशनल इमरजेंसी है उसका जो अनुच्छेद 352 में किया गया है, खंड 3 में किया गया है। बहुत बार पूछा गया है ये भी। प्रधानमंत्री का अध्यक्ष होता है, मतलब मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट होता है उसमें प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री जो होते हैं वो शामिल होते हैं मंत्री परिषद में। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके? लोकसभा के होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबका मैंने आर्टिकल भी आपको पढ़ा रखा है। मंत्री परिषद का निर्माणकर्ता और सहकर्ता कौन होता है? तो याद रखिएगा वो है आपका प्रधानमंत्री ही होता है। 2 अनुच्छेद पीछे से 74 याद रखिएगा, क्या पद के बारे में बताया गया, और 75 जिसके थ्रू वो अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो अनुच्छेद 78 है इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री बताता है कि सरकार में क्या चल रहा है। किसको बताता है? राष्ट्रपति को बताता है। और ये क्या होता है? प्रधानमंत्री का ड्यूटी होता है। ये आर्टिकल 78 में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला अविश्वास, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव
द्वारा हटाए जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री है, तो याद रखिएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मेंस में भी पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखना मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, पूर्णतः पूरी तरीके से, देखो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बोले तो मोरारजी देसाई, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बोले तो अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान से देखना, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, तो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जब उन्होंने पद ग्रहण किया था तो वो कोई भी सदन के सदस्य नहीं थे। बट याद रखिएगा अगर उनको प्रधानमंत्री बने रहना है तो 6 मंथ के अंदर उनको आइदर लोकसभा में या राज्यसभा में इलेक्ट होके आना पड़ेगा, ठीक है। एक भी दिन संसद का, ठीक है, सामना नहीं करने वाला प्रधानमंत्री था चौधरी चरण सिंह, ये भी पूछा गया, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से, ठीक है, त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे, तो ये है आपके श्याम प्रसाद मुखर्जी हैं, ठीक है। देश की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी। और याद रखिएगा जब इंदिरा गांधी जब इलेक्ट हुई थी एज ए प्राइम मिनिस्टर तो राज्यसभा की मेंबर थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रह थे, आपको याद है, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के कोई प्रधानमंत्री बना है तो पहली बार जब ये बने थे तो उनका सरकार बस 13 दिन ही चला था, वो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। प्राक्कलन समिति, ठीक है, जो प्राक्कलन जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो एक होता है लोक लेखा समिति जिसमें 22 लोग होते हैं और एक होता है प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी जिसको बोलते हैं, तो इसमें 30 लोग होते हैं और 30 के 30 कहाँ के होते हैं, तो लोकसभा के ही होते हैं। बट आपके जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है लोक लेखा समिति उसमें 22 मेंबर होते हैं जिसमें कि 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में, मतलब एस्टीमेट कमिटी में। लोक लेखा समिति के सदस्यों की कुल संख्या होती है 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करते हैं, याद रखिएगा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का गठन होता है 3 अप्रैल, मतलब जो राज्यसभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा पहले राज्यसभा का उसके बाद लोकसभा का। तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, और राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 3 अप्रैल 13, ठीक है, 3 अप्रैल को उसका गठन हुआ और 13 अप्रैल को क्या हुआ, पहला बैठक हुआ 1952। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संघ पद्धति के द्वारा, ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। राज्यसभा के सदस्य ये पूछे जाएंगे सब, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो क्या होता है आपका, तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति वर्ष, ठीक है, रिटायर होंगे, तो याद रखिएगा प्रति 2 वर्ष में 1/3 जो होता है राज्यसभा के लोग रिटायर हो जाते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है आपका कौन, उपराष्ट्रपति ही होता है। राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष होता है। अगेन गणपूर्ति या कोरम के लिए कितने लोग चाहिए राज्यसभा में भी, तो 1/10 जितने उनके मेंबर है उसी तरीके से 1/10 लोकसभा में भी चाहिए होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं किया जा सकता, इंपॉर्टेंट है ये भी। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, 12 लोग को राज्यसभा में मनोनीत करता है, आपको पता होना चाहिए अंडर आर्टिकल 80 के थ्रू, ठीक है। जो 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं, मतलब नॉमिनेट किए जाते हैं आर्टिकल 80 के थ्रू, जो कि इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं विज्ञान कला साहित्य इन क्षेत्रों से, तो 12 लोग अनुच्छेद 80। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी आपकी BS रमा देवी थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी, याद रखिएगा प्रथम अभिनेत्री पूछा था, ये भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है, कि प्रथम अभिनेत्री पूछा जाए कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी तो थी नरगिस दत्त, और अभिनेता का बात करें तो पृथ्वीराज कपूर थे। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित हेतु न्यूनतम आयु आपको पता है लोकसभा 25 और राज्यसभा आपका कितना 30। लोकसभा का गठन हुआ था, देखो वो भी आपका क्या हुआ था 3 अप्रैल, ठीक है, साथ में याद होगा 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। क्या गठन हुआ था आपका राज्यसभा, और 6 में
1952 को क्या हुआ आपका लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य, याद रखना अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं लोकसभा में, तो 552, ठीक है, और राज्यसभा में 250। वर्तमान में लोकसभा में सदस्य हैं आपको पता है 545। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर, ये भी बहुत बार पूछा गया, प्लीज इसको मैंने इसलिए हाईलाइट भी किया है कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसके बाद जो लोकसभा का सीट 525 से बढ़ा के 545 कर दिया गया था, तो याद रखिएगा 31वां संविधान संशोधन 1973। लोकसभा में राज्यों को सीट आवंटित होते हैं जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में। लोकसभा राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है। देखो जो लोकसभा का जो सीट है, ठीक है, जो भी सीट कितने कौन से स्टेट में कितने सीट होगा वो कौन से सेंसस पे आधारित हो, याद रखिएगा 1971 के सेंसस पे आधारित है। 2026 तक यही रहने वाला है, ठीक है। 2026 के बाद फिर से लोकसभा का जो सीट है वो डिस्ट्रीब्यूट नए तौर पे किया जाएगा हर स्टेट के लिए। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त होता है कुल वैध मतों का 1/6 भाग, ठीक है। देखो अगर आप लोकसभा, मान लो कि आप भी एमपी के लिए कहीं से खड़े होते हो, अगर आपको 1/6, ठीक है, 1/6 अगर वोट जो है वैलिड वोट अगर आपको नहीं मिलता है तो आपने जो जमा राशि दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए वो आपका जब्त कर लिया जाएगा। लोकसभा का नेता होता है, आपको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, आपको पता है लोकसभा का जो अध्यक्ष निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना इसमें, यही चीज कंफ्यूज हो जाओगे। वही राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उनमें दोनों लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के दोनों मिलके उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है। अगेन लोकसभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है तो लोकसभा के द्वारा ही बहुमत द्वारा उनको पारित करके हटाया जा सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो पार्टी सत्ता में है, पावर में है, वो अपॉइंट भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा एमपी होगा लोकसभा में। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को, ठीक है, और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, देखो अध्यक्ष पूछे तो जीवी मावलंकर और आपको उपाध्यक्ष पूछे तो अयंगर, आप याद रखोगे, ठीक है, अनंत श्याम अयंगर। लोकसभा के प्रथम महिला, ठीक है, अध्यक्ष थी मीरा कुमार, आपको पता है इनके पिता का नाम है जगजीवन राम। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो लोकसभा महासचिव की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, आपका लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। आपको पता है प्रोटेम स्पीकर के मैंने बारे में बताया था, जब नया इलेक्शन होकर नए लोग आते हैं एमपी, ठीक है, तो उन लोगों को क्या शपथ दिलवाते हैं, याद रखिएगा प्रोटेम स्पीकर। किसी विशेष दिन लोकसभा में, ठीक है, अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न, अगेन स्टेटेड क्वेश्चन जिसको बोला जाता है कि मैक्सिमम जो तारांकित प्रश्न कितना पूछा जा सकता है, तो 20, ठीक है, तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है, ठीक है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है, ठीक है, कम से कम कितनी बार बुलाया जा सकता है, तो 2 बार तो आपको बुलाना ही होगा। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता मिली थी, पहली बार कब, 1969। आपको पता होना चाहिए कि पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता मिली थी कब, 1969 में। और 1969 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 1969 में 15 अगस्त को इसरो भी हमारा फॉर्म हुआ था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्ष नेता, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस बार मेंस में भी आपको पूछा गया था कि राज्यसभा तथा लोकसभा, अब यहाँ देखो कल ही किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, वो ठीक है, कुछ वो चौहान बता रहे थे, याद रखेगा अगर पूछा जाए कि राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्ष नेता, तो राज्यसभा कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा आपका राम सुहाग सिंह। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में आपको सिंपल याद रखना है, जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो क्या विपक्ष के दलों के द्वारा लाया जाता है, लोकसभा में ही लाया जाता है, विपक्ष सदस्यों द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरोध लाया जाता है, ये भी पूछा गया, ठीक है, बहुत बार। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो यह आपका जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति अगेन कितना
संख्या 1/10 चाहिए। और ये कौन से अनुच्छेद में दिया है कि लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति के लिए कम से कम 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए? तो अनुच्छेद 100 में दिया हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? आपको पता है, वो है आपका मैक्सिमम सीट लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, वो किसको मिला हुआ है? तो वो मिला हुआ है उत्तर प्रदेश को। नीचे जल्दी से कमेंट करोगे कि इनका सीट कितना है लोकसभा और राज्यसभा में, अगर आपको याद है तो। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में लाया जाता है? आपको पता है बजट हमेशा लाया जाता है वो लोकसभा में लाया जाता है। और धन विधेयक, ठीक है, जो मनी बिल है, जो कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में है? तो 110 अनुच्छेद में है। वित्तीय विधेयक, देखो अगर धन विधेयक बोले तो 110 और वित्त विधेयक बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है 117। तो वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 117 में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। तो धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है, याद रखिएगा, लोकसभा में। कोई धन विधेयक, ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? क्योंकि आपको पता है कि जो धन विधेयक होता है उस पर बहुत पावर जो मिला होता है, वो मिला होता है आपको गवर्नमेंट को, जो सत्ता में है। इसलिए वो चाहे वो अगर उनका मन हो तो सब चीज़ को धन विधेयक बता दे, ठीक है, और वो आराम से बिल पास करा ले। तो इसीलिए क्या होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक को राज्यसभा, ठीक है, कितने दिन तक होल्ड करके रख सकती है? याद रखना, यहाँ भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना। नॉर्मल जो बिल होगा, विधेयक होगा, ठीक है, उसको वो 6 महीने तक रख सकता है, ठीक है, होल्ड करके। बट जो आपका धन विधेयक होगा वो मैक्सिमम 14 दिन तक ही उन लोग होल्ड करके रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। भारत का प्रथम, देखो जिस तरीके से हम आपको कोर्स में पढ़ा रहे हैं, जिस पेजेस से बोल रहे हैं, जिस तरीके से वीडियो पीडीएफ दे रहे हैं, आराम से आपका इजिली ये एग्जाम निकल रहा है, ठीक है, बस उसको आप फॉलो कीजिए। भारत का प्रथम, ठीक है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है आपका, वो होता है आपका अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आर्टिकल कितना है? तो 76 है। किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकते हैं, वो है आपका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, आपको पता है अटॉर्नी जनरल 76 और एडवोकेट जनरल जो होता है महाधिवक्ता, ठीक है, वो जो कि स्टेट के लिए होता है, राज्य के लिए होता है, वो होता है 165। दोनों आर्टिकल साथ में याद रखोगे। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व के निर्वहन में मदद करता है, तो याद रखना सॉलिसिटर जनरल, जो कि अभी है हमारे आई थिंक तुषार मेहता जी हैं, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। जस्ट अटॉर्नी जनरल से एक नीचे वाला पद होता है सॉलिसिटर जनरल, जो अटॉर्नी जनरल को हेल्प करता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो एक कानूनी और न्यायिक सलाहकार होता है, ठीक है। राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है, तो वो होता है आपका महाधिवक्ता, जिसको मैंने अभी बताया। एडवोकेट जनरल, जो कि अनुच्छेद 65 में है, ठीक है। आगे चलते हम लोग, महाधिवक्ता, ठीक है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा एडवोकेट जनरल का राज्यपाल करेगा, वही अटॉर्नी जनरल को कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, केक के बारे में मैंने पूरा पढ़ा है, ठीक है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन है? आपको याद रखना है, उसको ही हम लोग बोलते हैं कैग, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ठीक है। उसके बाद नियंत्रण मतलब कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है 148(1) के अंदर, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा 6 वर्ष और 65 ईयर का इनका कार्यकाल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सर्वोच्च न्यायालय बोले मतलब सुप्रीम कोर्ट बोले तो 124 गठन का बात किया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब एक सर्वोच्च न्यायालय होगा भारत में और हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, वो कौन से आर्टिकल में है? तो 214 हाई कोर्ट को बताता है और 124 आपका सुप्रीम कोर्ट को बताता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है भाग 5 में है, अनुच्छेद 124 में है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था, याद रखिएगा जो उद्घाटन हुआ था, ठीक है, वो हुआ था आपका 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। उद्घाटन का बात कर रहे हैं, ऐसे फॉर्मेशन तो 26 जनवरी 1950 को हो गया था नींव, ठीक है। तो उद्घाटन अगर बोले तो 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि न्याय पुनरीक्षण जो अगर वो ये सब चीज़ मैंने आपको पढ़ा है कि न्याय पुनरीक्षण क्या है, जिसमें कि अगर वो अपना ही कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं तो उन पर फिर से वो विचार कर सकते हैं, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो 137 में। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने आपको पता होना चाहिए? एक है आपका चीफ जस्टिस और बाकी है आपके वहाँ के जजेस, तो टोटल है आपके 34। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? कल ही पढ़ाया था आई थिंक, तो संसद कर सकता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सांसद हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चीफ जस्टिस का
पेमेंट कितना है तो 2.8 लाख इनका पेमेंट है, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया, प्रेसिडेंट का 5 लाख, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का 4 लाख, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश का 2.8 लाख इनका पेमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति होती है, मतलब एज कितना होता है, कितने दिन तक वो काम कर सकते हैं तो 65 वर्ष, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्याधीश कौन थे तो HL कन्या, जिसको बोलते हैं हेरालाल जे कन्या, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में अपने दिए हुए फैसले को अगेन वो पुनर्विचार कर सकते हैं, तो ये है आपका 137, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान का व्याख्या कौन कर सकता है तो याद रखिएगा, संविधान के किसी भी शब्द को अगर व्याख्या करने का इसको ही बोला जाता है कि संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक किसको बोला जाता है तो वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, कौन सा रिट जारी करके करता है, 5 तरीके का रिट, और कौन सा आर्टिकल 32 के थ्रू करता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका हाईकोर्ट भी करता है 226 के थ्रू। जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। जनहित याचिका यानी PIL जिसको बोलते हैं, तो हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों जगह रखा जा सकता है, प्रस्तुत किया जाता है। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन हुआ था, तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश काल में आपने पढ़ा होगा 1862 में, ठीक है। सबसे पहले उच्च न्यायालय का गठन हुआ कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हुआ। वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं तो 25 है, और जो लेटेस्ट वाला है वो है अमरावती, ठीक है, आंध्र प्रदेश के लिए। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, मैंने बता दिया कौन सा, अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, याद रखना जितने भी हाई कोर्ट है, अब फिर से मैं यहाँ याद दिला दूँ जो मैंने पढ़ाया था, उनके जो हाई कोर्ट हैं, ठीक है, वहाँ के जो न्यायाधीश उनकी नियुक्ति कौन करेंगे तो करेंगे आपके राष्ट्रपति, और वो त्यागपत्र भी किसको देंगे तो राष्ट्रपति को। बट इनको जो शपथ दिलाया जाता है वो किनके द्वारा दिलाया जाता है तो गवर्नर के द्वारा। उच्च न्यायालय, आप देखो जो सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो जजेस है 65 ईयर्स तक काम करते हैं, वहीं आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो 65 ईयर्स तक काम करते हैं, वही हाई कोर्ट के जो जजेस है 62 ईयर्स तक काम करते हैं। किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरी में आपका हाई कोर्ट है तो याद रखिएगा दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, अब यहाँ कुछ डेट है जो आपको पूछा गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब फॉर्मेशन हुआ तो 1866 में। दिल्ली तो बस एक और इंप्रूव कर दो 1966 में, पटना 1916 में। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय कब बना, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय तो 2013 में। त्रिपुरा उच्च न्यायालय कब बना तो ये भी आपका 2013 में ही बना। तो मणिपुर, मेघालय और आपका जो है आपका त्रिपुरा 2013 में नया फॉर्म हुआ, ठीक है। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के किसके अधीन आता है तो याद रखिए, देखो मैंने पूरा का पूरा उच्च न्यायालय आपको पढ़ा दिया है, आई डोंट थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। मैंने क्या बताया था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है कि अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है उसका जो हाई कोर्ट है वो किसके अंदर में आता है तो याद रखना कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे कि मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन आता है, तो मद्रास आपको पता है किसके तो पुडुचेरी जो है वो मद्रास के अंदर आता है। केरला उच्च न्यायालय के अधीन आता है आपका लक्षद्वीप आता है, ठीक है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। बंबई उच्च न्यायालय के अंदर आपको पता है महाराष्ट्र तो आता ही, उसके बाद गोवा भी आता है, दमन एंड दीव भी आता है, पता नागर, दमन एंड दीव नागर हवेली को तो आप खैर एक ही कर दिया गया, ठीक है, एक ही यूनियन टेरिटरी बना गया। तो अगर पूछे गोवा का तो वो भी आपका महाराष्ट्र में आता है, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली ये सब का कहा है तो महाराष्ट्र में ही, ठीक है। किस उच्च न्यायालय में, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन है ये सब। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है तो याद रखिएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। और याद रखिएगा जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वो असम का भी उच्च न्यायालय है और आपका अरुणाचल का भी है और भी बहुत का है, ठीक है, तो आपको मैंने वो पढ़ा रखा है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं तो याद रखिएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसमें सर्वाधिक क्या है आपके न्यायाधीश है। सर्वाधिक क्षेत्र अधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है तो याद रखिएगा गुवाहाटी के अंदर मैक्सिमम राज्य है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है आपका राज्यपाल, ठीक है, जैसे कि यही अगर सेंटर में बात करें तो कौन होगा प्रेसिडेंट। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, कौन से आर्टिकल में तो 153, तो याद रखना वही प्रेसिडेंट अगर बोले तो 152 और प्रेसिडेंट के जैसा कौन होता है हर राज्य के लिए आपका गवर्नर, तो दोनों साथ में याद करोगे, प्रेसिडेंट 52 और गवर्नर 153। राज्यपाल गवर्नर को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है तो उच्च न्यायालय का मुख्याधीश दिलाता है। ये ध्यान रखना, जो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट उस स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा उसका जो चीफ जस्टिस होगा वो उसको क्या दिलाएगा, उसको शपथ दिलाएगा। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष।
राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु होता है आपका कितना, 35 वर्ष। और याद रखिएगा राज्यपाल को 3.5 लाख रुपया मिलता है पर मंथ, वही आपका प्रेसिडेंट को कितना मिलता है 5 लाख, वाइस प्रेसिडेंट को 4 लाख, ठीक है, और इसको कितना मिलता है आपका 3.5 लाख। तो 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख, ठीक है। राज्यपाल उत्तरदायी होता है, आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के प्रति। अगर राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा भी सकता है, और राष्ट्रपति किसके अंदर में होता है, सिंपल सी बात है, पीएम के अंदर वो काम करता है इनडायरेक्टली। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, आपको याद रखना है, सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। और आपको अगर ये भी सिंपली पूछ रहा है कि पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी, तो वो थी सुजीता कृपलानी, और वो भी उत्तर प्रदेश की पहली चीफ मिनिस्टर थी। उसी तरीके से भारतीय राज्य की पहली राज्यपाल भी कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू, और वो भी उत्तर प्रदेश की थी। राज्य विधानमंडल के अंग है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधानमंडल का निम्न सदन होता है आपका विधानसभा। राज्य विधानमंडल का अस्थायी और उच्च सदन होता है, मतलब विधान परिषद या लेजिस्लेटिव, आप जो इसको एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है। तो यहाँ बोला कि राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है उच्च सदन होता है, 171 आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 और 5 वर्ष। सिमिलरली जैसे कि हमारा राज्यसभा और लोकसभा का होता है। राज्य स्तर पर कोई धन विधेयक के या नहीं निर्णय कौन करता है, तो विधानसभा का अध्यक्ष, जैसे कि लोकसभा का स्पीकर करता है। और उसके बाद विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकता है अगेन 14 दिन तक, जैसे कि राज्यसभा रोक सकता है, ठीक है। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, ठीक है, जो विधानसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु है क्या, नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। जब तक प्रेसिडेंट चाहे उसको उस राज्य का बना के गवर्नर रख सकते हैं। अगर वो त्यागपत्र देना चाहे तब तो वो त्यागपत्र अपना दे ही सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, समझ में आया। तो राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कोई सीमा नहीं है। विधानसभा में राज्यपाल, ठीक है, एंग्लो भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है केवल एक, जो कि वो भी अब आई थिंक 124वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा ये अब हटा दिया गया है। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखना कि विधानसभा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, कि मिनिमम कितना होना है, तो 60 होना है, ठीक है। तो विधानसभा में न्यूनतम तथा अधिकतम, तो न्यूनतम अगर बोले तो 60 और मैक्सिमम तो 500। विधान परिषद की कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसमें कितना जो सदस्य है राज्यपाल गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो 1/6 मेंबर जो है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का विधान परिषद का वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है आपका विधान परिषद, मतलब विधान परिषद दैट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो अधिकतम विधानसभा का 1/3 जितना भी विधानसभा में है उसका 1/3 क्या हो सकता है आपका विधान परिषद में हो सकता है, और कम से कम 40 तो होना ही होगा, तभी वो विधान परिषद चल पाएगा। और आपको भी पता है कि सब राज्य में विधान परिषद नहीं है। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आपको विधानसभा के प्रति, जैसे कि सेंटर में लोकसभा के प्रति होते हैं उन लोग। विधान परिषद तथा विधानसभा की न्यूनतम आयु सेम, जैसे कि विधान परिषद तथा विधानसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 और 35, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अगेन 6 माह का डिफरेंस हो सकता है, बस सेंटर और स्टेट को अभी कंपेयर करके चलो। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है आपका मुख्यमंत्री, जैसे कि सेंटर में होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। भारतीय राज्य की महिला, ठीक है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री मैंने बता दिया सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। निर्वाचन से संबंधित उपबंध है, ठीक है, आपको पता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन से भाग में है, तो भाग 15 में है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 324 से लेकर 329, सुपर इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। और जल्दी से कमेंट कर दो कि अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी लेटेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, अगेन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम लोग 25 जनवरी 1950 को क्या मनाते हैं हम लोग, तो इसी दिन हम लोग मनाते हैं क्या, नेशनल वोटर डे मनाते हैं, मतदाता दिवस। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। याद रखना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और कैग कंपोटेंट एंड ऑडिटरी जनरल, ठीक है, दोनों का
जो एज और जो मतलब जो भी होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो 6 वर्ष ये भी रहते हैं और 65 वर्ष तक ये भी अपना काम करते हैं। मुख्य चुनाव आयोग का जो वेतन होता है ये कितना होता है, तो आपको याद रखना है 2.5 लाख इनका वेतन होता है। मतलब 1 लाख कम किससे, तो आपका गवर्नर से 1 लाख कम। ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? गवर्नर का कितना था, अगर आप किसी को याद है तो बताओगे। यस, गवर्नर का कितना है 3.5 लाख है और इनका 2.5 लाख है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है, तो याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, मुख्य चुनाव को तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है, मैंने बता दिया। चुनाव आयोग है एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है ये, स्वतंत्र, ठीक है, संवैधानिक संस्था है। बट बार बार इस पे भी लालचन लगते रहता है कि गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। ठीक है, इस बार भी आप देख रहे हो। सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था, तो याद रखना 1951 से लेकर 1952 के बीच में हुआ था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देगा, तो निर्वाचन आयोग देगा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, सुपर इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, तो वो था आपका सुकुमार सेन। मतदान की आयु 21 से 18, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 61वां मतलब 761 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1989 में, इसमें क्या किया गया था, 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था मतदान का आयु। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी, मैंने बता दिया। चुनाव में मतदाता कि फोटो युक्त पहचान पत्र कब से यूज में आने गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1993 से क्या हुआ कि जो आपका जो वोटर आईडी है उसमें आपका पहचान मतलब आपका फोटो भी लगा हुआ, ये कब से स्टार्ट हुआ, तो 1993 से स्टार्ट हुआ। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है, आपको पता है 18 वर्ष है। ठीक है, और स्थायी स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किनको बोला जाता है, तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। स्थायी स्वशासन विषय है, राज्य सूची में है, जिससे कि स्थायी स्वशासन मतलब क्या, आपका पंचायती राज सिस्टम के बारे में बता रहे, तो राज्य सूची में है। ठीक है, ठीक है, तो स्थायी स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा सन 1882 में। आपको पता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है, स्थायी स्वशासन का जनक किसको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को सबसे पहले लागू किया गया था 1882 में, लॉर्ड रिपन के द्वारा है। पंचायती राज सूची है, राज्य सूची में 11वीं सूची में, आपको पता है 11वां सूची जो कि आपको पता है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका पंचायती राज सिस्टम है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि 70 जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलो आप बस अभी इतना याद रखो कि 11वां अनुसूची संबंधित है पंचायती राज सिस्टम से। और इसमें कितने कोई बताएगा कितने इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना कि इसमें कितने सब्जेक्ट है, कोई बताएगा, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया तो प्लीज कमेंट करना। ठीक है आप लोग, प्लस मैंने आपको ये भी समझाया था कि 12वां जो सूची है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो उसमें कितना है, तो 18 सब्जेक्ट है। आप जल्दी से बताओ कि इसमें कितना सब्जेक्ट है। पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, अनुच्छेद 343 से लेके क से लेके 343 9 तक पंचायती राज प्रणाली आधारित है। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब पावर का क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है। 73 अमेंडमेंट 1992 के संबंधित है हमारा पंचायती राज व्यवस्था, और यही अमेंडमेंट के थ्रू हमारा 11 शेड्यूल भी जोड़ा गया था, 11वां अनुसूची भी जोड़ा गया था। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, याद रखना। ग्राम पंचायत भाग 4 में, आप बोलोगे सर ये भाग 4 में कैसे आ गया, तो मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले जो ग्राम पंचायत का भाग किया गया था वो डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 40 में बात किया गया था, इसलिए आर्टिकल 40 कहाँ आता है, भाग 4 में आता है डीपीएसपी में। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती, याद रखना, प्रेसिडेंट से लेके, ठीक है, एमएलए तक जो भी चुनाव कराया जाता है वो कराया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बट जो पंचायत का चुनाव होता है वो कराया जाता है राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, मतलब राज्य इलेक्शन बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय, कब आए थे, तो 1957 में इन्होंने सिफारिश किया था। द्विस्तरीय आपको पता है जस्ट 20 साल के बाद अशोक मेहता, तो जो आपका बलवंत राय थे इन्होंने 3 टायर सिस्टम का बात किया था, अशोक मेहता समिति ने 2 टायर सिस्टम का बात किया था, क्या, पंचायती राज सिस्टम में। याद रखना ये 1957 में आए थे, कौन, आपके बलवंत राय समिति, और 20 साल के बाद अशोक राय 1977 में आए थे। ठीक है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत। सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, क्या किया था, नागौर में राजस्थान में लागू किया गया था सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, और उद्घाटन किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये सब चीज आपको पढ़ाया हुआ है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, सुपर 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 इंपॉर्टेंट, जो पंचायती राज जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को।
ठीक है। नगर पालिका, आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो मैंने ये भी आपको पढ़ा रखा है। नगर पालिका का वर्णन है, अब याद रखिएगा नगर पालिका का वर्णन का है तो भाग 9 के क में, ठीक है, भाग 9 के क में आपका मेंशन है। याद रखना नगर पालिका का वर्णन भाग 9 के क में है, 243 से लेके 243 ZG तक है। नगर पालिका अगेन किस में आपको बताया 73 अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया, पंचायती राज सिस्टम, और 74 में क्या जोड़ा गया, नगर पालिका जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से, और नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो ये 18 विषय, 18 सब्जेक्ट पे नगर पालिका जो है अपना काम कर सकती है और उस पर क्या कर सकती है, लो बना सकती है। नगर पालिका को 12वां सूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई है, तो 18, ठीक है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम, ये सुपर इंपोर्टेंट अगेन क्वेश्चन है कि जो पहला नगर निगम स्थापना किया गया था 1687 से लेके 1808 में मद्रास में किया गया था, ये चीज आपको याद रखना है। आगे है आपका नगर निगम का अध्यक्ष होता है, तो याद रखिएगा जो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका मेयर होता है। मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु आपका, अगेन देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, कि मेयर बनने के लिए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेयर बनने के लिए कम से कम आपका कितना एज होना चाहिए, तो 30 वर्ष आपका एज होना चाहिए। वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव आपको पता है, अगर आपको नेशनल लेवल पे बात किया जाए वित्त आयोग तो कितना है 280 में है, वही स्टेट, ठीक है, राज्य वित्त आयोग का बात किया जाए तो वो है आपका 243(1) में है, ठीक है। तो यहाँ वही है 240 के प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में किया गया था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 1951। और पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग गठन हुआ 1951 में और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। वर्तमान में कौन सा चल रहा है आपका 2020 से लेकर 2025 तक चलेगा, जो कि 15वां वित्त आयोग होगा, ठीक है। जो आपका जो ये जो 15th नंबर का अभी क्या चल रहा है, वित्त आयोग चल रहा है, जो कि 2020 से लेकर 2025 तक चलेगा। इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर NK सिंह, बहुत बार पूछा गया। केंद्र राज्य के मध्य वित्त का जो बंटवारा करता है वो कौन करता है, आपका वित्त आयोग ही करता है, इसीलिए वित्त आयोग बेसिकली बनाया जाता है। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा। राज्य वित्त आयोग के बारे में भी बताया गया, कौन सा आर्टिकल 243 का 1 के तहत। लोक सेवा आयोग की स्थापना, ठीक है, जो लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुआ है, याद रखिएगा। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926, सुपर इंपॉर्टेंट है, ये भी सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक लाइन पी जाओ, अमृत है, ठीक है, घोल के पूरा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 10 की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए करता है, तो कौन करता है, आपका राष्ट्रपति 10 सदस्यों का नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति करता है, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, तो 42 अमेंडमेंट मैंने पढ़ाया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं, इसलिए, ठीक है। इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे संविधान में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अमेंडमेंट, बहुत सारे संशोधन किए जाते हैं, इसलिए 42वां जो संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था, तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो पारित हुआ है वो हुआ है आपका 1980 में हुआ है। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1957 में। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है, तो 8वां संशोधन जो 1959 में आया था, ध्यान से फिर से अनुसूचित जाति, ठीक है, मतलब SC और ST को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी, तो यह है आपका 8वां संशोधन 1959 द्वारा, ठीक है। इवन इसमें क्या एक्सटेंड कर दिया जाता है, बट अभी आप इतना ही याद रखो। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था, तो याद रखिएगा प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997 को लागू हुआ है भारत में, ठीक है। अंतरराज्यीय परिषद, ये भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है, कौन से आर्टिकल में है, ये भी पूछा गया कि अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट जो काउंसिल है, ठीक है, 263, और कब ये, तो मई 1990 में गठित किया गया था। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ, तो 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ और केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किया गया था। तो 2-3 यहाँ में डेट वाला मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले नीचे से याद रखोगे सरकारी आयोग, डेट मैंने क्या बोला 1983, हाथ में लिख लो, हाथ में लिख लो अभी, ठीक है। सरकारी आयोग 1983, केंद्र राज्य संबंध, बस डेट लिखो, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा। उसके बाद आपका अंतरराज्यीय परिषद कब गठन हुआ, तो 1990 में हुआ, अनुच्छेद 263, ठीक है।
और प्रसार भारती अधिनियम 1997। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अब ये हटा दिया गया, अनुच्छेद 370 और 35A भी हटा दिया गया है, बट पहले ये दिया हुआ था। ठीक है, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा हटा दिया गया, याद रखिए 11 अगस्त 2019 को ये हटा दिया गया। भारत में आकस्मिक निधि का जो गठन हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आकस्मिक निधि का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है, 1950 में हुआ है। ठीक है, कॉमन सिविल कोड, ठीक है, ये एक ही ऐसा मात्र राज्य है, समान नागरिक संविदा लागू एकमात्र राज्य में है, वो कौन सा आपका, ये है आपका गोवा। कॉमन सिविल कोड, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक है, किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 44। धारा 302 क्या बताता है, तो हत्या से रिलेटेड है, और धारा 307 संबंधित है हत्या की कोशिश से। तो हत्या की कोशिश 307 और धारा 302 हत्या से। भारत में सूचना का अधिकार को अधिनियमित किया गया था। अब देखना यहाँ पूछा जा रहा है कि अधिनियमित, कि सूचना का अधिकार अधिनियमित कब हुआ, तो जून 2005 में। सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू कब हुआ, तो अक्टूबर 2005 में। इसमें आप थोड़ा ध्यान रखना। सूचना का अधिकार, ठीक है, ये क्या है, तो एक लीगल राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार जो 15 जून 2005 में, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियमित किया गया था, वो क्या है, तो वो एक लीगल राइट है। सूचना का अधिकार, ठीक है, अधिनियमित 2005 में कुल कितने अध्याय थे, तो जो आपका जो लीगल राइट जो है हमारा क्या, सूचना का अधिकार, तो 2005 में जो मतलब जो इसमें जब आया था ये, तो इसमें कितने अध्याय थे, तो याद देखना था 6 अध्याय एवं 31 धाराएं थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लोकपाल संस्था की अधिकारिता, जो सबसे पहले जो लोकपाल जो स्टार्ट हुए, लोकपाल आप सुनते होंगे, पिनाकी चंद्र घोष जो हमारे लोकपाल है, ठीक है, तो आपको 1809 में स्वीडन में स्टार्ट हुआ था। संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम सबसे पहले जो लोकपाल बिल हो कब रखा गया, तो 1968 में, चौथी लोकसभा में। भारत में लोकपाल बिल पारित हुआ 2013 में। लोकपाल एवं लोकायुक्त सब सर्वप्रथम, ठीक है, दिया गया था, तो LM सिंघवी के द्वारा दिया गया था। LM सिंघवी भी याद रखिएगा पंचायती राज से ये भी रिलेटेड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही बताया था कि जो पंचायती राज सिस्टम है इसको एक संवैधानिक, ठीक है, तौर पे इसको अपनाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, वो भी LM सिंघवी जी ही थे। संसद में पहली बार लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया था, तो शांति भूषण द्वारा किया गया था, और 2013 में ये पास हुआ है। भारत का प्रथम लोकपाल, ठीक है, 19 मार्च 2019 को नियुक्त किया गया। भारत के पहले लोकपाल कौन है, तो यह आपके पिनाकल चंद्र घोष। लोकपाल का कार्यकाल होता है, तो याद रखिएगा 5 वर्ष, इनका थोड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। लोकपाल में अधिकतर सदस्य होते हैं 8। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना, सबसे पहले लोकायुक्त या लोकपाल का जो ये कंसेप्ट है कौन से स्टेट में लाया गया था, तो महाराष्ट्र में लाया गया था। इतना था, अराउंड आई थिंक 2 घंटे का ये ऑलमोस्ट ये वीडियो होगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा। 1.5 घंटे या 2 घंटे का होगा, एक शॉट में आपको खत्म करना है। PDF के लिए नीचे आपका लिंक होगा, एक वीडियो को पहले देख लेना है अच्छे से, सब चीज़ आपको पढ़ाया गया 1 लाइनर। और आपके पास सपोर्ट इतना चाहिए कि प्लीज़ एक लाइक और एक आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ज़्यादा इसमें कुछ समझाया नहीं, क्योंकि समझाने के लिए हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है, बस आपको 1 लाइनर करवाना था और ये बताना था कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। बाकी सब सब्जेक्ट का भी लिंक नीचे होगा, और इसके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए। जय हिंद।